आप मुझे बताइए व्हाट इज फोर्स। आपने डिफाइन किया है बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में, आपने बहुत अच्छी अच्छी डेफिनेशंस दी हैं फोर्स से रिलेटेड, और हम फोर्स वाले चैप्टर में भी इसको हमने किया था। मोशन वाले चैप्टर में हमने मोशन किया था। तो एट्थ क्लास में आप फोर्स को कर चुके हो, तो बताओ फोर्स एक्चुअली में होता क्या है। व्हाट इज फोर्स, किस तरह से आप अपने शब्दों में इसका वर्णन करोगे। व्हाट इज फोर्स, बताइए जल्दी जल्दी। गुड इवनिंग वंश। व्हाट इज फोर्स। ओके मुकुंद, और बताइए एट्थ क्लास में, यस मोस्टली एक ही टाइप की हमने डेफिनेशन पढ़ी है। अ फोर्स इज अ पुश और पुल, है ना। पुश, कोई भी पुश होता है या पुल होता है उसे हम फोर्स कहते हैं। अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, गलत नहीं है, ये बिल्कुल भी सही है। इसको थोड़ा सा और हम आगे एक लेवल अप ले जाते हैं और हम पढ़ेंगे कि ये पुश और पुल एक्चुअली में किस तरह से हमारी बॉडी या किसी भी स्टेशनरी या मूविंग बॉडी को अफेक्ट करती हैं। आपको पता है फोर्स एंड फोर्स क्या होता है, फोर्स के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। नॉट अ बिग डील। आपको सिंपल सी लैंग्वेज पता है कि हम जब भी किसी चीज को पुश करते हैं या पुल करते हैं तो हम एक्चुअली में उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, है ना। और फोर्स के इफेक्ट क्या क्या होते हैं ये भी आपको पता है। क्या आप मुझे बता सकते हो फोर्स के क्या क्या इफेक्ट होते हैं। ओके तन्वी, आई वुड लाइक टू सी जहां पर आपके मार्क्स कटे हैं या फिर जिसकी वजह से कम आए हैं थोड़े से। सो मुझे भेजना प्लीज, अगर आपको पता है कि कौन कौन से क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आई थी। ओके आदित्य, प्लीज बताना मुझे किस किस में आपके मार्क्स कम हुए या कटे, डिडक्ट हुए, रिड्यूस हुए या मिले नहीं। आई सी, देन प्लीज क्वेश्चंस अगर आपके पास हैं तो क्वेश्चंस मुझे भेजना, इफ यू हैव क्वेश्चंस। हाँ जी, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस बताइए जल्दी जल्दी। व्हाट आर इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। सबने करा हुआ है एट्थ क्लास में, इतना मुश्किल नहीं है। और छोटी सी क्लास है आज, ज्यादा बड़ी नहीं। हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तक करने की कोशिश करेंगे। ओके तन्वी, नो प्रॉब्लम, अगर पता चलता है तो प्लीज लेट मी नो। यस आदित्य। और क्या क्या इफेक्ट होते हैं जल्दी बताओ, सारे बच्चे बोलो प्लीज। अकेले अकेले बैठ जाते हो आप चुपचाप, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये तो एट्थ क्लास का ही पूछ रहा हूँ अभी मैं। व्हाट आर इफेक्ट ऑफ फोर्सेस या फोर्स। सारे एक साथ लिख कर मत भेज देना, एक एक करके भी लिख सकते हो, इतनी देर नहीं लगानी है। यस, इट कैन stop a moving object and move and stop the stationary object, correct. So they are used in our everyday actions like pushing, pulling, lifting, stretching, twisting and pressing। ये जितने भी हम एक्शंस करते हैं, ये सारे एक्शंस किस में इन्वॉल्व होते हैं या क्या इसमें इन्वॉल्व होता है, फोर्स इसमें इन्वॉल्व होता है। क्या हम फोर्स को देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं देख सकते, लेकिन हम फोर्स के जो रिजल्ट होते हैं उनको देख सकते हैं, है ना। फोर्स के रिजल्ट को आप देख सकते हो। आप किसी चलती हुई चीज को रोक सकते हो, आप रुकी हुई चीज को चला सकते हो। यस, आप उनको फील कर सकते हो या उनके इफेक्ट्स को देख सकते हो, बट आप फोर्स को नहीं देख सकते हो। फाइन। It is a push or pull on an object that produces acceleration in the body on which it acts। मीन्स अगर आप किसी भी बॉडी पर पुश या पुल कर रहे हो तो वो बॉडी एक्सलरेट हो जाती है। एक्सलरेशन सबको याद होगा।
जिस भी बॉडी पर आप पुश या पुल करते हो वो एक्सेलरेट हो जाती है, उसकी पोजीशन चेंज हो सकती है, उसका साइज चेंज हो सकता है, उसकी शेप चेंज हो सकती है। सो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ इसके एग्जाम्पल्स आप बता सकते हो। और इसके जो इफेक्ट है वो मेनली क्या है? अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी, अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, ये 8th क्लास में आपको पढ़ाए गए थे। अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी, जरूरी नहीं है कि रोकने के या चलाने के काम आती है, इससे स्पीड को भी कंट्रोल किया जा सकता है। तेज चल रहा है तो उसे धीरे किया जा सकता है, धीरे चल रहा है तो उसे तेज किया जा सकता है। एंड फोर्स से आप बॉल, जैसे बॉल की डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, ऐसे ही आप किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो। आप बॉल आपकी तरफ आती है, आप बैट से उसको हिट करते हो तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है ना? तो दैट इज ऑल्सो अ इफेक्ट ऑफ फोर्स। अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी, फोर्स लगा के हम किसी बॉडी की शेप को एंड साइज को भी चेंज कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट इसके एप्लीकेशंस हैं जिनको हम यूज करते हैं। यस, रिवर्स मोशन में भेज सकते हो, दैट्स कॉल्ड द चेंज इन डायरेक्शन। तो एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन मेक्स द ट्रेन मूव फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन ऑफ रेस्ट व्हाइल द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक शोज डाउन स्लोज डाउन और स्टॉप्स द मूविंग ट्रेन। मींस जो लोकोमीटर होता है जिसको हम इंजन बोलते हैं, वो पूरी ट्रेन को, आपको पता है ट्रेन जो होती है पीछे जो डिब्बे होते हैं, कैरेज होते हैं, उनमें वो खुद से नहीं चलते हैं, उनको कौन फोर्स करता है चलने के लिए? जो इंजन होता है ना, ट्रेन का इंजन। तो वो उस पूरी ट्रेन को चला सकता है। और उसमें जो ब्रेक्स होते हैं वो उस ट्रेन को रोक भी सकते हैं। साथ में दो बॉडीज जिनका कुछ मास होगा, अगर उन दोनों को इस तरह से रखा जाएगा कि वो एक दूसरे के, आप उनको ऊपर रखो या फिर साथ में रखो, तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स को एक्सर्ट करती हैं अगर उनके डिफरेंट डिफरेंट मासेस हैं। ये आप क्या कहते हैं? यस बच्चे, इंजन से अटैच्ड होते हैं। हाँ जी। तो मैं कह रहा था, ये वाला जो फैक्टर है आप ग्रेविटेशन में भी पढ़ोगे, कि जब हमारे, आप जैसे आपके टेबल पे दो ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, है ना, आपको लगता है कि वो अलग अलग रखे हैं, लेकिन हमेशा दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में भी फोर्स होता है। हमेशा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं या रिपेल भी करते हैं, वो आप आगे पढ़ोगे। सो सिंपल सी बात है, ये सेकंड वाले सेंटेंस को, इसको थोड़ी देर इग्नोर इग्नोर करके इसको अगर सिंपलर एग्जाम्पल से पढ़ा जाए, जब हम दो बॉडीज को जिनका कुछ मास है उनको एक दूसरे के इंटरेक्शन में लाते हैं, तो भी फोर्स एक्सर्ट होता है। जैसे साइकिल होती है, साइकिल को आप चलाते हो, है ना, साइकिल को चलाते हो और पैडल मारना मारना बंद कर दो और वो प्लेन पे चल रही है, तो क्या वो हमेशा चलती रहेगी? बताइए, क्या वो साइकिल हमेशा चलती रहेगी या रुकेगी धीरे धीरे करके? वो रुक जाएगी। क्यों रुकती है वो? ऑब्वियसली फ्रिक्शन की वजह से। लेकिन फ्रिक्शन क्या है? वो फोर्स ही है ना? तो एक फोर्स है, जब भी इंटरेक्शन होता है तो उधर फोर्स भी होता है। यस, बैलेंस्ड अगर आपका बहुत अच्छा है तो नहीं भी गिरो मे बी, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में गिर ही जाते हैं। तो वो भी एक फोर्स है, जब भी दो चीजें इंटरेक्ट करती हैं तो उनके बीच में फोर्स होता है। फोर्स इज अ पार्ट ऑफ द इंटरेक्शन। दो बॉडीज जब भी इंटरेक्ट करती हैं तो उनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स होता है। गॉट इट? फोर्स से आप स्टेशनरी बॉडी को मूव करा सकते हो, रोक सकते हो, डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। स्प्रिंग है, जैसे स्प्रिंग को आप स्ट्रेच करते हो, फिर उसके बाद में वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाती है। इस सब में भी फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो फोर्स के बारे में आपने पढ़ा था, याद है या नहीं है? 8th क्लास का, या बिल्कुल भूल गए हो? 8th क्लास का जो चैप्टर है वो काफी हद तक याद है? कितने टाइप के फोर्स होते हैं? मस्कुलर फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, याद है ये सब? प्लीज भूलना नहीं है, क्योंकि ये टर्म्स बीच बीच में आएंगी। तो आपको उस वक्त अगर आप ये सोचोगे कि ये हमने तो पढ़ा नहीं 9th क्लास में, तो प्रोबेबली आपने 8th या उससे पहले क्लासेस में पढ़ा था, बट आपको याद नहीं है, तो आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी।
इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ये हमने अभी भी पढ़ लिया. अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी, अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी, अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी, अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी. शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी का कोई एग्जांपल दे सकते हो कि फोर्स से हम कैसे शेप एंड साइज को चेंज करते हैं? बहुत इजी से एग्जांपल है, हालांकि फिर भी आई वांट टू नो कि आपका दिमाग कहाँ तक जाता है. शेप एंड साइज का कोई भी एग्जांपल. जो फोर्स की वजह से होता है. ओके मिस्टर भारद्वाज, उसको डालकर वंश प्लास्टिक बॉल का क्या करते हैं, कैसे मतलब क्या करते हैं उसका? ओके उसको हम पुश करके, यस उसको फोर्स लगा के उसको दबा सकते हैं, उसका साइज या शेप चेंज हो जाएगी. यस एग्जैक्टली. रबर बैंड है, यस उसको आप स्ट्रेच करोगे तो उसकी साइज भी चेंज हो जाएगा और शेप भी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी. आयरन है, यस आयरन को आप फोर्स लगा के जब आप उसको पीट करते हो तो उसको थिन शीट्स में भी चेंज कर सकते हो, उसके वायर्स भी बना सकते हो. सो दैट इज ऑल्सो. आयरन शेप कैन नॉट बी चेंज, बिल्कुल हो सकती है बच्चे, क्यों नहीं हो सकती? आयरन की इतनी सारी चीजें कैसे बनती हैं? व्हाट डू यू थिंक? जितने भी आपके आयरन के आर्टिकल्स होते हैं, आप उनको कैसे बनाते हो? कभी उसके पास जाना, लुहार के पास जो बैठे होते हैं, वो आयरन को बीट कर करके उनकी शेप चेंज करते हैं, उनका साइज चेंज करते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट कढ़ाई और वो नाइफ्स वगैरह बनाते हैं. सो यस इट कैन बी विदाउट हीटिंग. या दैट्स नॉट एन इशू बच्चे. कंडीशन सब जगह एप्लीकेबल होती हैं, बट फोर्स अप्लाई हो रहा है और उसकी शेप चेंज कर रहा है. अगेन आप हीट नहीं भी करोगे, आप एक आयरन नेल को लो और उसको हैमर से बीट करो, डेफिनेटली उसकी शेप चेंज हो जाएगी, है ना? ऐसा नहीं है कि वो मुड़ेगा नहीं आयरन नेल. सो ये कहना गलत होगा कि आयरन को शेप को चेंज नहीं किया जा सकता बिना हीट के. यस किया जा सकता है. वो डिपेंड करता है कि आयरन जो आप ले रहे हो उसकी थिकनेस कितनी है, मास कितना है. ऑब्वियसली अगर बहुत बड़ा आप एक लंप ले लोगे आयरन का, उसको बीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना? लेकिन अगर आप छोटा सा एक आयरन का कोई टुकड़ा ले रहे हो, उसको बीट करके आप उसकी शेप भी चेंज कर सकते हो, साइज भी चेंज कर सकते हो. बट यहाँ पर वो कंसर्न नहीं है. कंसर्न ये है कि एग्जाम्पल्स क्या है. तो आप कोई भी एग्जाम्पल ऐसा दे सकते हो जो एप्लीकेबल हो और आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड हो और बहुत इजी से एग्जाम्पल हो. अगेन प्लीज डू नॉट ट्राई टू बी स्मार्ट कि हम बहुत अच्छा से एग्जाम्पल देते हैं तो हमें ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे. ऐसा कुछ नहीं होगा उस एग्जाम्पल में, बल्कि कोई ना कोई कॉन्ट्रडिक्शन निकल आएंगे जो आपके मार्क्स कटवा देंगे. सो यस प्लास्टिक की चीजें होती हैं, हम उनको क्रश कर देते हैं. बॉटल होती है, उसको क्रश करके उसकी शेप चेंज हो जाती है. मोस्टली जो प्लास्टिक बॉटल्स होती है उनको क्रश करके ही फेंकना चाहिए, लिखा भी होता है उनपे. बट आई एम श्योर आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसा नहीं करते होंगे, उसको दोबारा से पानी भरने के काम में ले लेते हैं. सो यहाँ पर आते हैं फिर बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स. ये भी आपने एट्थ क्लास में पढ़ा था, याद है? प्लीज बताओ. यस. ओवर स्मार्ट ओवर थिंकिंग नहीं करनी है. यस तन्वी, इन्फ्लेटिंग अ बलून इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल. बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके न्यूमेरिकल्स अब भी आएंगे. एट्थ क्लास में आए थे, अब भी आ सकते हैं. बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होते हैं? ऐसे फोर्स जब हम एक ही ऑब्जेक्ट पर अलग अलग फोर्सेस अप्लाई करते हैं. फोर्स की क्या होती है एसआई यूनिट, जरा बताना. व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? ये तो एट्थ क्लास में था. वंश, एम क्या होता है बच्चे? मीटर. फोर्स मीटर में करते हो आप. कितने मीटर फोर्स अप्लाई किया, ऐसे बोलते हैं. यस तन्वी. किलोमीटर पर आवर बिल्कुल भी नहीं, वो तो स्पीड होती है बच्चे, वेलोसिटी. फोर्स स्पीड से रिलेटेड थोड़ी है. यस आदित्य. फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, जिसको हम कैपिटल एन से रिफर करते हैं. न्यूटन. ठीक है. फोर्स की एसआई यूनिट इज न्यूटन. वंश, याद आया? एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. अच्छा प्रेशर की क्या होती है? चलो उसकी भी बताओ. प्रेशर की क्या होती है एसआई यूनिट?
प्रेशर की दो एसआई यूनिट होती हैं, बट सिंपल वाली कोई भी जो आपको याद हो वो बता दो। हम दो टाइप से प्रेशर के ना वो लिखते हैं, मेजरमेंट्स जो भी होती है, मैग्नीट्यूड। तो उसको किससे लिखते हैं, ये भी 8th क्लास में था। प्रेशर की एसआई यूनिट बिना देखे बताना है प्लीज, याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो देखने की कोशिश मत करना, जब मैं बोलूंगा तब उससे सुनना, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगी, देखकर बोलोगे तो नहीं याद रहेगी। यस आदित्य। प्रेशर की एसआई यूनिट होती है, यस तन्वी, पास्कल। यस, या फिर न्यूटन पर मीटर क्यूब याद है, चलो उसको छोड़ देते हैं, इन शॉर्ट पास्कल इज फाइन। सो बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है, बैलेंस फोर्स आपको पता है, जब द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, है ना। जब आपका रिजल्ट, आप एक बॉडी पर फोर्सेस लगा रहे हो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, उसका रिजल्ट निकल रहा है कि उस बॉडी पे कोई असर ही नहीं हो रहा है। सपोज करो एक आपने यहां पर बॉक्स रखा हुआ है, इस पे आप भी फोर्स लगा रहे हो और आपके सिबलिंग भी फोर्स लगा रहे हैं, और दोनों इतना फोर्स लगा रहे हो कि वो बॉक्स मूव ही नहीं हो रहा है। या फिर सिंपल सी लैंग्वेज में, अगर बॉयज तो बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को जानते होंगे, जो आपको देखा होगा जब हैंड रेसलिंग होती है, तो उसमें डेडलॉक एक कंडीशन होती है, किस किस को पता है, जब हाथ पंजा लड़ाते तो डेडलॉक होता है एक, किसी को पता है इस बारे में, डेडलॉक क्या होता है। डेडलॉक होता है, यस, कि जब हम हाथ पंजा लड़ाते हैं तो एक ऐसी कंडीशन आती है कि वो फिक्स हो जाता है पंजा, मीन्स ना तो वो ओपोनेंट एक दूसरे ओपोनेंट की तरफ जाता है, ना दूसरे ओपोनेंट की तरफ जाता है, बीच में वो फिक्स हो जाता है, उसको डेडलॉक बोलते हैं। डेडलॉक तब होता है जब दोनों साइड से फोर्स इक्वली एग्जर्ट हो रहा हो, जब, यस बच्चे, लेट मी शो यू। ये है जैसे एक संदूक टाइप का है ये, लग तो ज्वेलरी बॉक्स जैसा रहा है, बट इस पे आप भी फोर्स लगा रहे हो, आपके सिबलिंग भी फोर्स लगा रहे हैं, और दोनों का जो फोर्स है वो इक्वल है, सपोज करो। तो उस केस में क्या होता है, ये तो आपने 8th क्लास में पढ़ा था, इस केस में क्या होगा, अगर इक्वली फोर्स लग रहा है, सपोज करो ये भी 100 न्यूटन्स का फोर्स लगा रहे हैं और ये भी 100 न्यूटन्स का फोर्स लगा रही है, तो उस केस में क्या ऑब्जेक्ट मूव करेगा, क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा किसी भी साइड में, नहीं करेगा, वो वहीं पर रुका रहेगा, है ना। तो इसी को हम कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो। फोर्स तो इस पे दोनों तरफ से लग रहा है, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ, 100 - 100 दैट इज जीरो। रिजल्ट जो हुआ वो जीरो हुआ, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन से लग रहा है। आप याद रखना, फोर्स जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर मींस फोर्स की डायरेक्शन भी होती है। ऐसा नहीं है कि फोर्स बोल दिया तो उससे काम चल जाएगा, फोर्स के साथ में डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। सपोज करो ये 100 न्यूटन इधर से फोर्स लगा रहे हैं, और ये जो मैम है ये भी 100 न्यूटन फोर्स लगा रही है, लेकिन ये अपनी तरफ ही खींच रही है इसको, ठीक है। ये पुश कर रहा है, ये पुल कर रही है पकड़ के, तो उस केस में ये जो संदूक है क्या ये हिलेगा या नहीं हिलेगा, बताओ, क्या ये मूव करेगा। डायरेक्शन देखो ध्यान से, यस ये मूव करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि सेम ही डायरेक्शन में वो फोर्स लगा रहे हैं। जैसे कई बार होता है मेहमान आने वाले हैं घर में, और मम्मी ने बोला ये टेबल उठा के कहाँ रखनी है, दूसरे कमरे में रखनी है, चलिए जी रख देते हैं, आप भी आए और आपकी सिस्टर भी आई, पार्टिसिपेट कर रहे हो वर्क होम डेकोरेशन में। तो जब आप इसको उठाते हो टेबल को, जब आप टेबल को उठाते हो, चलो पहले बताओ, फिर हम आपकी पर्सनल इश्यूज को भी डिस्कस करेंगे कि मम्मी अकेले अकेले काम करवाती हैं। तो क्या करते हो, आप दोनों एक ही डायरेक्शन में लेके जाते हो रूम की तरफ, या फिर ये इधर को खींचती है और आप इधर को खींचते हो, अगर आप काम करने के मूड में हो एक्चुअली तो क्या करते हो,
सेम ही डायरेक्शन में जाते हो ना, तो उस केस में टेबल मूव करती है या नहीं करती है? उस केस में टेबल मूव करती है, बिल्कुल करती है, तभी तो आप उसे दूसरे कमरे तक ले जा पाते हो, है ना। लेकिन अगर सेम डायरेक्शन में नहीं करोगे, आप तो कर रहे हो इधर को मूव, लेकिन आपकी सिस्टर को मजा आ रहा है आपको परेशान करने में, और वो आप ही की तरफ को मूव कर रही है, वो उधर की साइड नहीं ले जा रही, इस बार अपोजिट डायरेक्शन में मूव करा रही हैं, जोर लगा रही हैं। तो उस केस में टेबल मूव नहीं करेगी अगर दोनों का फोर्स सेम है। सपोज करो ये भी 100 न्यूटन से, ये भी उतनी शक्तिशाली है जितने शक्तिशाली आपकी सिस्टर है। तो दोनों जब सेम फोर्स लगाएंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, उस केस में ये टेबल मूव नहीं करेगी। लेकिन सेम डायरेक्शन में अगर करेंगे तो टेबल मूव करेगी। तो यहां से आपको पता चलता है कि डायरेक्शन ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। फोर्स के एग्जर्ट होने में डायरेक्शन का पता होना भी जरूरी है। दैट्स वाई वी कॉल इट अ वेक्टर क्वांटिटी। प्लीज याद रखना, वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें हमें डायरेक्शन भी पता होती है या डायरेक्शन की जरूरत होती है। डायरेक्शन के बिना उनका कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है। कोई भी ऐसी चीज जिसमें डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां पर बैलेंस्ड फोर्स कब कहलाएगा? जब ये भी 100 न्यूटन्स का फोर्स लगा रहे हैं, ये भी 100 न्यूटन्स का फोर्स लगा रहे हैं, और इसका रिजल्टेंट फोर्स देखो, फोर्स जो नेट होता है, नेट फोर्स जो होता है, उसमें हम क्या करते हैं, जो भी बड़ा फोर्स होगा उसमें से छोटे फोर्स को माइनस कर देते हैं। यहाँ पर तो दोनों इक्वल है, तो 100 - 100 कितना आया? 0। रिजल्टेंट फोर्स कितना है? 0। तो ये कैसा फोर्स कहलाएगा? बैलेंस्ड फोर्स कहलाएगा। फाइन। बैलेंस्ड फोर्स का मतलब रिजल्टेंट फोर्स 0 होना चाहिए। समझ में आया? ये आप 9th 8th क्लास में कर चुके हो हालांकि, तो समझने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। फिर भी किसी को इश्यू है तो प्लीज पूछ लो। चलो फिर अनबैलेंस्ड फोर्स पर आते हैं। अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है? साफ पता चल रहा है। अनबैलेंस्ड फोर्स में इस बार सेम ही ऑब्जेक्ट है, लेकिन जो दीदी है, मैम है, वो 100 न्यूटन्स का फोर्स लगा रही है इसी डायरेक्शन में, और जो भैया है वो 80 न्यूटन्स का फोर्स लगा रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। इस केस में क्या होगा? किस किस को स्क्रीन विजिबल नहीं है प्लीज बताओ। मुझे कंप्लेन करने से पहले एक बार अपने नेटवर्क को भी चेक कर लिया करो बच्चे। किसी को स्क्रीन विजिबल है? सबको स्क्रीन विजिबल है, तो श्रेयस अपना नेटवर्क चेक करो आप। सो नहीं, यहाँ जीताना नहीं है बच्चे, यहाँ पर हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि जो संदूक है वो किस साइड में मूव करेगा। इस साइड में मूव करेगा, है ना। इन शॉर्ट यहाँ पर जो नेट फोर्स है वो कितना है? 100 न्यूटन्स -80 न्यूटन्स, दैट गिव्स अस 20 न्यूटन्स। तो 20 न्यूटन्स का रिजल्टेंट फोर्स है जो कि 0 नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स हम इसको बोलेंगे। वी कॉल इट अनबैलेंस्ड फोर्स। क्लियर? यस और नो? चलो तो फिर एक क्वेश्चन नहीं, बस एक हाँ क्वेश्चन ही मान लो से। एक बात बताओ एक्चुअली, सपोज करो ये एक ऑब्जेक्ट है। अभी मैं इस ऑब्जेक्ट का नाम नहीं बता रहा हूँ, कोई ऑब्जेक्ट है, भूल जाओ राउंड या इसकी शेप मत देखना, बस ऑब्जेक्ट है ये। इस पर इधर की साइड से 100 न्यूटन्स का फोर्स लगा। ठीक है। तो और इधर की साइड से भी 100 न्यूटन्स का फोर्स लगा। तो आप बताओ कि इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैसी होगी? किस पोजीशन में होगा ये ऑब्जेक्ट?
यस, जैसी थी वैसी ही पोजीशन रहेगी। नो, वी कैन नॉट कॉल इट रेस्ट पोजीशन बच्चे। आपको नहीं पता कि ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ था, हो सकता है ये ऑब्जेक्ट पहले से चल रहा था और उस पे दोनों साइड से सेम फोर्स एक्सर्ट हुआ, तो उस केस में इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर ये यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा था तो उसी स्पीड से चलता रहेगा, है ना। तो आप ये नहीं कहोगे कि रेस्ट पोजीशन में होगा ये, नो, ये जैसा था वैसा रहेगा। मूव कर रहा था तो मूव कर रहा होगा, रेस्ट होगा तो रेस्ट में होगा। हम इसको क्लासिफाई नहीं कर सकते रेस्ट से, जो इसकी पोजीशन होगी वैसे ही रहेगा। एज तन्वी सेड, रिमेन सेम एज इट वाज। चाहे ये चल रहा था, मूव कर रहा था तो मूव करता रहेगा उसी स्पीड से, और अगर ये रुका हुआ था रुका ही रहेगा उसी स्पीड से, या फिर जीरो स्पीड से, ऑब्वियसली। फाइन। तो ये तो अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड फोर्स की बात थी, सिंपल सी बात है। इसके बाद में आता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दिया हुआ है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स से रिलेटेड। कुछ एनसीईआरटी में आपको 8th क्लास वाले क्वेश्चंस दिए हुए हैं, प्लीज उनको एक बार देख लेना। जो न्यूमेरिकल्स हैं, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स काफी सारे हैं जो आपको करने भी हैं। इनर्शिया, इनर्शिया के बारे में कौन कौन जाता है? व्हाट इज इनर्शिया? बताओ जल्दी जल्दी, इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया नाम तो सुना है, चलो। यू डोंट नो द कॉन्सेप्ट, नाम सुना है, व्हाट इज इनर्शिया? ओके मिस्टर भारद्वाज, आज मिस्टर वर्मा चुप है। इनर्शिया, देखो, इनर्शिया एक कंडीशन होती है किसी भी बॉडी की जिसमें मास होता है, कि जैसी उसकी कंडीशन थी वैसी ही रहे, जैसा था वैसा ही रहने दो। दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। जैसे आपके जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, आपकी भी बॉडी है, इनकी एक प्रॉपर्टी कह सकते हो कि ये मूव नहीं करना चाहते। सपोज करो आप सोफे पे बैठे हो, आपका भाई आया कि चल उठ यहाँ से, है ना, भाई या बहन कोई भी आए, चल उठ यहाँ से। तो पहला रिएक्शन आपका क्या होता है? कि मैं तो नहीं उठ रहा। या फिर उठोगे भी तो बड़े अनमने की क्या है, उठा दिया यहाँ से। होता है ऐसे या नहीं होता है? या आपको उठने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती? उठने में थोड़ा आलस आता है या नहीं आता है? होता है ऐसा? होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आपका वो इनर्शिया है, आप मूव नहीं करना चाहते। ऐसे ही जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका भी इनर्शिया होता है, मींस जो पोजीशन है वो उसी पोजीशन पे रहना चाहते हैं, वो चेंज नहीं होना चाहते। उसको हम इनर्शिया बोलते हैं। और यही इनर्शिया होता है जो आपको मेट्रो के चलने पर गिराता है, बस के रुकने पर, आपको ब्रेक्स लगने पर आपको गिराता है, या फिर जब गाड़ी में आप बैठे होते हो तो जैसे ही ब्रेक लगते हैं आप आगे की तरफ एकदम गिरते हो। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ इनर्शिया। देखा है ना कि जब आप बस में होते हो, या बस में तो बहुत कम लोग आप ट्रेवल करते होगे, मेट्रो में कभी जाते हो और खड़े हुए तो मेट्रो जैसी चलती है, आप एकदम पीछे को एकदम आपको धक्का सा लगता है, करेक्ट? या रुकती है तो आप एकदम आगे की तरफ को भागते हो। होता है ऐसा? या गाड़ी में बैठे हो, ब्रेक्स लगते हैं तो एकदम आपको झटका लगता है, यस, ट्रेन में भी, जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट है। नहीं, धीरे चलाओगे तब भी प्रॉब्लम हो जाती है बच्चे। स्लोली स्लोली मूव करेंगे कम होती है, तेज करोगे तो एकदम से होगी। तो इनर्शिया एक्चुअली एक ऐसा ही प्रॉपर्टी है जो आपको उसी पोजीशन में रहने को कहती है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। मींस अगर कोई चीज चल रही है यूनिफॉर्म मोशन से तो उसे चलता रहने दो, दैट इज इनर्शिया। अगर कोई चीज रखी हुई है, रेस्ट स्टेट में है, तो उसे रखा रहने दो, दैट इज इनर्शिया।
तो इनर्शिया का मतलब है जो स्टेट है उसी स्टेट में रहने दो, अगर वो चेंज होगी तो उसके फिर इफेक्ट भी पड़ेंगे। जैसे कि ये अभी बताऊंगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इसका कोई, ये सिर्फ एक थ्योरी है, इसके कोई न्यूमेरिकल्स नहीं होते, याद रखना। जब एक कार या बस सडनली रुकती है, स्टार्ट होती है, तो पैसेंजर पीछे की तरफ एकदम से गिरते हैं। क्यों गिरते हैं? जब रुकती है तब भी गिरते हैं, इनर्शिया की वजह से। एक बुक है, किसी भी टेबल पे बुक रखी है, आप बुक को उठाओगे नहीं जब तक तब तक वो बुक वहां से नहीं हिलेगी या हिल जाएगी। सपोज करो आपका एक रूम है, स्टडी रूम, और उसमें सफाई का जिम्मा भी आपको ही मिला हुआ है। आपने एक टेबल पे बुक रख दी और उसे उठा नहीं रहे हो, सफाई कर नहीं रहे हो, तो क्या वो बुक अपने आप उठ के वहां से चली जाएगी? बताओ। आपके उस रूम में कोई और जाता भी नहीं है, मम्मी भी नहीं आती हैं, क्या वो बुक अपने आप उठ के वहां से चली जाएगी? नॉट नेसेसरली वंश। अर्थक्वेक आ गया तब भी नहीं जाएगी प्रोबेबली। अर्थक्वेक से बुक्स वगैरह इतनी ज्यादा नहीं हिलती हैं। सो अगेन यहाँ पर हम एक नॉर्मल सिनेरियो ले रहे हैं कि आपकी टेबल पर अगर बुक रखी है तो क्या वो अपने आप हिलकर चली जाएगी, उठकर चली जाएगी? क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि उसे हटाने के लिए उसकी स्टेट जो है वो रेस्ट पोजीशन है, और उसको चेंज करने के लिए उसे एक फोर्स की जरूरत है। जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब तक वो वहां पर ही रहेगी, क्योंकि ये उसका इनर्शिया है, वो उसकी प्रॉपर्टी है कि वो उठना नहीं चाहती वहां से। ठीक है। सो किसी भी इनर्शिया को या चेंज करने के लिए उसकी प्रॉपर्टी स्टेट को हमें किसकी जरूरत होती है? फोर्स की जरूरत होती है। स्टेट को चेंज करने के लिए फोर्स की जरूरत होती है, ये तो सबको पता है। ये तो आप 8th क्लास में भी पढ़ चुके हो। किसी भी चीज के फोर्स स्टेट को चेंज करना है तो आपको फोर्स की जरूरत पड़ेगी। यस और नो? हाँ या ना? यस, 5th और 6th में ही बता दी गई थी। ठीक है। तो यही स्टेट जो होती है जिसको हम बिना फोर्स के चेंज नहीं कर सकते, इसको हम इनर्शिया बोलते हैं। जैसे इसमें दिखाया गया है, एक ट्रक में पीछे अंकल जी खड़े हैं और ट्रक वाले ने एकदम से ब्रेक्स लगा दी, तो अंकल जी ये तो बहुत दूर गिर गए, इतना ज्यादा, ये ज्यादा ही दिखा दिया। पर हाँ, वो आगे की साइड गिरेंगे। गिरेंगे या नहीं गिरेंगे? अंकल आंटी जो भी हैं पीछे ट्रेवल कर रहे हैं बिना सेफ्टी के, तो गिरेंगे ऐसे ही उछल के। गॉड फॉरबिड अगर किसी ने कार का एक्सीडेंट देखा होगा, इन केस, तो जब बहुत तगड़ा एक्सीडेंट होता है तो कार में जो आगे ड्राइवरिंग सीट पर होता है, अगर सीट बेल्ट नहीं होती है तो वो शीशा तोड़ के, विंडशील्ड तोड़ के बाहर को निकल के आ जाते हैं, गिर जाते हैं। सीट बेल्ट इसीलिए ही होते हैं जिससे आगे की साइड ना गिरे, पीछे की साइड ना हो। तो इसको क्या, ये किस रीजन से होता है? ये इनर्शिया के ही वजह से होता है, क्योंकि जब वो ट्रेवल कर रहा था पर्सन, तो उसकी बॉडी एक किसमें थी? मूविंग कंडीशन में थी। जो अंकल पीछे हैं उनकी बॉडी की स्टेट क्या है? मूविंग स्टेट है। लेकिन ब्रेक्स लगाए तो बॉडी उसको रेजिस्ट करती है कि नहीं, मैं तो मूव करती रहूंगी, मैं नहीं रुक रही, क्योंकि मेरी स्टेट जो है वो मूविंग है। और वो क्योंकि मूव करती रहती है इस वजह से वो आगे को भाग जाती है, जो ट्रक था वो पीछे रह गया। दैट इज द इफेक्ट ऑफ इनर्शिया। आपको घुंघरुओं की आवाज आ रही होगी, ये मेरी बिल्ली कर रही है, तो प्लीज उससे डिस्ट्रैक्ट मत होना, अगर आ रही है थोड़ी बहुत तो। सो समझ में आया कि ऐसे आगे को क्यों गिरते हैं? ये इनर्शिया की वजह से होता है, क्योंकि हमारी बॉडी रुकना नहीं चाहती, उसकी जो स्टेट थी वो मूविंग थी। और ब्रेक लगा के अंकल जी जो ट्रक के अंदर थे, ड्राइवर, उन्होंने क्या करा? रेस्ट पोजीशन पे लाना चाहा बॉडी को। लेकिन हमारी बॉडी तो क्या चाहती है कि नहीं, मैं तो अब मूव कर रही हूँ तो मूव ही करती रहूंगी, मेरे बस की रुकना नहीं है। ले करते रहे वही मूव। वो मूव करते करते क्या हुआ, वो आगे कोई जाके गिर गए। कैट को दिखाओ बच्चे, कैट को मैंने कैमरा नहीं लगाया हुआ, किसी दिन दिखाऊंगा। स्टेटस पे मैं इसकी फोटो डालता रहता हूँ, देख लेना। बिली, सॉरी। ठीक है। दो सामान गिरा, सामान गिरा। हाँ। समझ में आ गया इनर्शिया का एक्चुअली ये क्या होता है, रीजन गिरने का? ये जो फर्स्ट लॉ है न्यूटन का, वो इसी से रिलेटेड है, जिसको हम गैलीलियो का भी लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं।
न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ होता है वो इनर्शिया से ही रिलेटेड है, जिसे गैलीलियो का लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है ना? है ना या नहीं? चलो अभी जब पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा। तो इसीलिए इनर्शिया आपको बताया गया है, क्योंकि ये फर्स्ट लॉ जो है वो यही है एक्चुअली। अगर आपको ये समझ आ गया तो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन आपको समझ में आ गया। दूसरा एक और एग्जांपल, ये इनर्शिया ऑफ मोशन है। जब मोशन से रेस्ट में आते हैं तो उसको इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं। जब रेस्ट में कोई चीज होती है, जैसे ये आपने देखा होगा, एक कार्ड के ऊपर आप सिक्का रखोगे और कार्ड को अगर आप ऐसे हिट करोगे तो कार्ड आगे चला जाएगा, सिक्का जो होगा वो वहीं पर उसी जगह पर नीचे गिर जाएगा, है ना? क्योंकि जो कॉइन है उसका इनर्शिया क्या कहता है कि मैं तो मूव नहीं करूंगा। उसका इनर्शिया क्या है कि मैं मूव नहीं करूंगा, कार्ड मूव कर रहा है तो करने दो। तो वो कॉइन उसके साथ में नहीं भागता, कॉइन नीचे गिर जाता है। और ये तभी होगा जब आप एकदम से अचानक से हिट करोगे, तेजी से, धीरे धीरे नहीं। सो इसको कहते हैं हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट। रेस्ट में था वो और रेस्ट में ही रहेगा। जब कार के चलने पर, कार रुकी हुई है, आप बैठे हुए, कार एकदम से चली और आप पीछे क्यों हो गए एकदम, वो भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। क्योंकि रेस्ट पोजीशन से आप मूविंग पोजीशन में नहीं आना चाह रहे, दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और जब चलती हुई बस में आप ब्रेक लगाने से नीचे गिरते हो तो वो इनर्शिया ऑफ मोशन कहलाएगा, क्योंकि मोशन से आप रेस्ट में नहीं आना चाह रहे। आई होप क्लियर हुआ होगा। प्लीज बताओ, क्लियर है इनर्शिया का कॉन्सेप्ट कि क्या होता है, क्यों होता है, क्यों नहीं होता, क्या होता है? पहले बस यही समझ लो, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है। मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं आते, इनके कोई फॉर्मूला नहीं होते, ये सिर्फ एक थ्योरी है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि बस एकदम चली तो हम पीछे की तरफ हो जाते हैं, तो क्यों होता है ऐसा? तो उसमें आप रीजन क्या लिखोगे? इनर्शिया है। कौन सा इनर्शिया है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, क्योंकि हम रेस्ट पोजीशन में थे और मूव नहीं करना चाह रहे थे, इसीलिए बस के अचानक चलने से हम पीछे की तरफ को धकेल गए या फिर फॉल हो गए, गिर गए। ये था बुक वाला एग्जाम्पल। जैसे कि मैंने बताया था कि कोई भी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है न्यूटन का, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है एक बॉडी किसी रेस्ट पोजीशन में तब तक रहेगी, या एक बॉडी मोशन में तब तक कॉन्टिन्यूअस रहेगी स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म स्पीड में, जब तक कि उसके ऊपर कोई और एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा। दैट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, सिंपल सा लॉ है कि अगर कोई चीज रेस्ट में रखी है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा। ये फर्स्ट लॉ है, यस, ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। और इसी तरह से लिखकर आना होता है आपको। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। बहुत सिंपल है, यस, बहुत सिंपल है कि आपकी कोई भी बॉडी रेस्ट में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे। मींस बुक रखी है तो रखी रहेगी जब तक आप उसको खुद से नहीं हटाओगे या हवा का झोंका आकर उसको नहीं हटाता। अर्थक्वेक की भी बात करें अगर, तो अर्थक्वेक भी क्या करेगा? टेबल को मूव करेगा, यानी कि उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो उस केस में भी वो हट जाएगी, बिल्कुल हट जाएगी। तो चाहिए तो कोई फोर्स ही, वेदर इट्स मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, कोई सा भी फोर्स हो, उसको फोर्स तो चाहिए। फोर्स नहीं लगेगा एक्सटर्नल तो वो वहां से नहीं हटेगी। इसी तरह से अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, जैसे साइकिल है आपकी, मैंने अभी बताया था, साइकिल को आप चलाओगे तो वो, अगर ये वाला लॉ हम देखें, इनर्शिया ना हो या फिर फ्रिक्शन ना हो, तो क्या होगा? वो साइकिल चलती ही चली जाएगी, कभी रुकेगी ही नहीं। करेक्ट? लेकिन क्योंकि वो एक रोड के कांटेक्ट में है, और रोड क्या कर रही है? उस पे फोर्स लगा रही है। कौन सा फोर्स लगाती है रोड, बताओ जरा? जो साइकिल हम चलाते हैं उस पे जो पहिए होते हैं उस पे रोड कौन सा फोर्स लगाती है? विच फोर्स इज दैट वन? नाम बताओ उसका। एट्थ क्लास में पढ़ा है कि हमारी साइकिल अपने आप अगर हम पैडलिंग करना बंद कर दें तो क्यों रुक जाती है? कौन सा फोर्स होता है? किस फोर्स की वजह से?
यस मिस्टर भारद्वाज, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। अगर हम साइकिल चला रहे हैं और पैडलिंग करना बंद कर दें तो साइकिल धीरे धीरे रुक जाएगी। अगर हम प्लेन पे चला रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रेट लाइन, प्लेन पर चला रहे हैं तो वो साइकिल रुक जाएगी क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा है। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा तो क्या होगा, साइकिल चलती चली जाएगी, कभी रुकेगी ही नहीं जब तक कोई और फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होगा। तो सिंपल सा लॉ है फर्स्ट लॉ न्यूटन का, कि कोई भी चीज रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक कि उसको एक्स्ट्रा कोई फोर्स नहीं लगाया जाएगा। क्लियर है, किसी को कोई डाउट इसमें? क्वेश्चंस तो बच्चे अभी जैसे मैंने आपको टिश्यूज के प्रोवाइड कराए थे ऐसे इसके भी कराऊंगा, आपको पता चल जाएगा। न्यूमेरिकल्स भी होंगे और थियोरटिकल भी होंगे। डोंट वरी, एमसीक्यूज जितने भी हैं मैं आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा डिफरेंट डिफरेंट बुक्स से। तो थ्योरी बच्चे आराम से ध्यान से पढ़ो इसकी। जो भी एमसीक्यूज आते हैं वो बुक के ही थ्योरी के आते हैं। इफ यू नो द थ्योरी तो आप एमसीक्यूज भी दे दोगे। कुछ भी पूछ सकते हैं ऐसे ही, आपको उदाहरण देके कि एक बस चल पड़ी तो उसमें से कैसे क्यों हम गिर जाते हैं, उसमें आपको चार पांच फोर्सेस के नाम दे देंगे और इनर्शिया भी लिख देंगे, उसमें से आपको चूज करना होगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन तो यही था। ठीक है, नेक्स्ट जो लॉ है वो हम नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे। एज आई सेड कि हम धीरे धीरे करेंगे, आपके 3 या 4 क्लासेस में पूरा हो भी जाएगा। एक लॉ हमने आज पढ़ा, एक लॉ हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं उनमें थोड़ा टाइम लग सकता है, बट वो इंपॉर्टेंट भी है तो करने तो पड़ेंगे। फाइन। तो आज बस